हेलो स्टूडेंट्स, क्वांटम मैकेनिक्स के वीडियो लेक्चर की इस सीरीज़ की पिछली क्लास में हमने बात की थी ऑपरेटर के बारे में। क्वांटम मैकेनिक्स में कौन कौन से ऑपरेटर यूज़ होते हैं, किस प्रकार यूज होंगे, उनके बारे में बात की थी। आज हम बात करते हैं सबसे पहले आइगेन वैल्यू, आइगेन फंक्शन एंड आइगेन वैल्यू एंड आइगेन वैल्यू, आइगेन फलन और आइगेन मान के बारे में। ठीक है, मान लिया एक कोई ऑपरेटर है, वो किसी तरंग फलन वेव फंक्शन साई पे ऑपरेट हो रहा है। ऑपरेट होने पे आपको वही वेव फंक्शन मिल रहा है और एक वो वेव फंक्शन जो मिल रहा है वो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या के से गुणा होके मिल रहा है। मतलब एक को आपने साई पे ऑपरेट करवाया तो एक कोई सम्मिश्र संख्या इनटू वही वेव फंक्शन। इस टाइप की जो इक्वेशन होगी उसको कहा जाएगा आइगेन वैल्यू इक्वेशन, यानी इसको कहा जाएगा आइगेन मान समीकरण। इसको इस पे ऑपरेट किया तो ये जो मान मिलेगा इसको कहा जाएगा आइगेन वैल्यू, आइगेन मान। और ये जो तरंग फलन जिस पे ऑपरेटर ऑपरेट हुआ था और वही तरंग फलन दोबारा प्राप्त हो रहा है आइगेन वैल्यू से मल्टीप्लाई होके, उस तरंग फलन को क्या कहा जाएगा? आइगेन फंक्शन। ठीक है, तो ऑपरेटर आइगेन फंक्शन पे ऑपरेट होगा तो आइगेन वैल्यू इनटू वही आइगेन फंक्शन मिलेगा। इसको क्या कहा जाएगा? आइगेन वैल्यू इक्वेशन, या कहा जाएगा इसको आइगेन मान समीकरण। ठीक है, अब आइगेन वैल्यू इक्वेशन में एक वर्ड हम पढ़ेंगे डीजनरेसी, डीजनरेसी, अपभ्रष्टता। डीजनरेसी कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे मान लो एक ऑपरेटर है, वो अलग अलग वेव फंक्शंस हैं, उन पे ऑपरेट हो रहा है। ये वेव फंक्शन लीनियरली इंडिपेंडेंट है, आपस में कोई डिपेंडेंट नहीं है। ये इस पे ऑपरेट हो रहा है, आइगेन वैल्यू ए वेव फंक्शन, मतलब ये आइगेन वैल्यू इक्वेशन हो गई। इसमें भी ए ऑन साई 2 ये आ रहा है ए इंटू साई 3, यानी ऑपरेटर ए जब साई 1 साई 2 साई 3 तीनों पे ऑपरेट हो रहा है तो सेम आइगेन वैल्यू मिल रही है आपको। तो आइगेन वैल्यू के एक से ज़्यादा मान प्राप्त हुए हैं उसको क्या कहा जाएगा? आइगेन मान की डीजनरेसी, आइगेन मान की अभ्रष्टता कहा जाएगा उसको। ठीक है, अब कितनी बार मिल रहा है? जैसे यहाँ हमने कहा है कि तीन अलग अलग फलनों के लिए, तीन अलग अलग आइगेन फंक्शंस के लिए सेम आइगेन वैल्यू मिल रही है, तो हम यहाँ ये कहेंगे कि डिग्री ऑफ डीजनरेसी, डिग्री ऑफ डीजनरेसी, अभ्रष्टता की कोटि, वो यहाँ कितनी हो जाएगी? 3। यानी कितने आइगेन फलनों के संगत एक ऑपरेटर को आपने ऑपरेट करवाया तो समान आइगेन मान प्राप्त होंगे, वो कहलाती है अपभ्रष्टता की कोटि। ठीक है, और अगर जैसे मान लो इस टाइप का कोई है कि इसमें A1 आ गया, इसमें A2 आ गया, इसमें A3 आ गया, तीनों में अलग अलग हो गया, तो उस केस में इसको डीजनरेट नहीं कहेंगे, क्योंकि आइगेन वैल्यू वो क्या हो गई? अलग अलग हो गई। इनको कहा जाएगा नॉन डीजनरेट। ये सारे के सारे कैसे हो गए? नॉन डीजनरेट। ठीक है, तो ये हो गई आइगेन वैल्यू इक्वेशन और डीजनरेसी के बारे में बात। अब हम बात करेंगे वेव फंक्शंस के लिए नॉर्मलाइजेशन कंडीशन की। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, इसको कहा जाएगा प्रसामान्यीकरण प्रतिबंध या प्रसामान्यीकरण शर्त। मान लिया, माना किसी कण, कोई कण है, से कण के संगत समय स्मॉल टी पर तरंग फलन मैंने मान लिया साई एज ए फंक्शन ऑफ आर कोमा टी। तरंग फलन मान लिया उस कण के संगत साई आर टी है, तो उस कण की आयतन अल्पांश
आयतन अल्पांश वॉल्यूम एलिमेंट डी2 या डीवी में पाए जाने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता कैसे लिखी जाएगी? पी आर टी, ठीक है, डी2 इज इक्वल टू लिखा जाएगा साई आर टी के मॉडुलस का होल स्क्वायर डी2। इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट। ये हो गई इस वॉल्यूम एलिमेंट डी2 में पाई जाने की प्रोबेबिलिटी। अब वो जो पार्टिकल है वो स्पेस में कहीं तो पाया जाएगा, तो पूरे स्पेस में पाई जाने की अगर प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो वो क्या होगी? यूनिट इस कण के संपूर्ण आकाश स्पेस में पाए जाने की प्रायिकता, पाए जाने की प्रायिकता वो क्या होगी? 1 यूनिटी। यानी संपूर्ण स्पेस के लिए करेंगे, इट मीन्स इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट पी आर टी डी टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। ये रख दो यहाँ, इम्प्लाइज ये बन जाएगा माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट साई आर टी मॉडुलस होल स्क्वायर डी टू इज इक्वल टू 1। या तो इस फॉर्म में लिख लें इसको, या फिर दूसरे फॉर्म में लिखूं इसको, मैं इसको दे दूं इक्वेशन सेकेंड। ये हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट साई आर टी और साई स्टार आर टी डी टू, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। इसको दे दिया इक्वेशन थर्ड। तो ये जो इक्वेशन सेकेंड और थर्ड, इनको क्या कहा जाएगा? नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, ठीक है, जो ये रिप्रेजेंट करती है कि किसी भी पार्टिकल की संपूर्ण आकाश टोटल स्पेस में पाई जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1, ठीक है। सेकेंड हम बात करते हैं ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन। ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन, ठीक है। लंबिकता प्रतिबंध, मैं मान रहा हूं कि दो तरंग फलन है अपने पास, वेव फंक्शन साई एम और साई एन, ये परस्पर ऑर्थोगोनल या लंबिक कहलाएंगे यदि वो इस कंडीशन को फॉलो करेंगे, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट साई एम साई एन स्टार डी टू इज इक्वल टू 0। अगर ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं तो साई एम और साई एन आपस में क्या होंगे? ऑर्थोगोनलिटी, परस्पर क्या होंगे? ये लंबिक, ठीक है। और अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो वो कहलाएंगे नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, यानी टोटल स्पेस में पाई जाने की प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। यहाँ दो अलग अलग वेव फंक्शन है तो उसके लिए अगर ये 0 हो रहा है, इट मीन साई एम और साई एन क्या कहलाएंगे? ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन, ठीक है। अब इन दोनों कंडीशंस को अगर मैं एक साथ मर्ज करूं तो दोनों को एक साथ इस टाइप से मैं रिप्रेजेंट करूंगा। देखो कि अगर मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं, हम ये कह रहे हैं इन दोनों से अगर मैं लिखूं तो देखो ये ऐसे बन जाएगी, एम ले रहा हूं उसमें माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट साई एम स्टार डी टू, तो क्या होना चाहिए? 1, क्योंकि यहाँ साई लिया था मैंने, साई एम ले लिया। और यहाँ माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, इसके अकॉर्डिंग क्या है? साई एन स्टार डी टू क्या है? 0। तो इन दोनों को एक साथ मर्ज करूँ तो बनेगा माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, ऐसे लिख दूँ मैं साई एम स्टार साई एन डी टू। एक केस में 1 है, एक में 0। 1 तो कब है? जब दोनों एम है। 0 कब है? जब दोनों एक एम और एक एन है। तो इसको मैं क्रोनिकर डेल्टा से रिप्रेजेंट कर दूं, डेल्टा एम एन, क्रोनिकर डेल्टा की वैल्यू क्या होगी? एफ एम और एन बराबर हुए तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, और एम और एन बराबर नहीं हुए
तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है वो एक साथ नॉर्मलाइजेशन कंडीशन और ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन दोनों को एक साथ फुलफिल करती है, जो किसके द्वारा रिप्रेजेंट होगी, क्रोनिकर डेल्टा के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ दोनों कंडीशन एक साथ रिप्रेजेंट हो सकती है। ये दोनों कंडीशन क्वांटम यांत्रिकी में, क्वांटम मैकेनिक्स में काफ़ी यूजफुल होती है। अब हम बात करते हैं कम्यूटेटर के बारे में। कम्यूटेटर जिसको बोलते हैं क्रम विनिमयक। मान लिया ए और बी दो ऑपरेटर्स हैं, रैखिक संकारक मान लो, दो रैखिक संकारक हैं, लीनियर ऑपरेटर्स हैं। तो ए और बी का कम्यूटेटर, ए व बी का क्रम विनिमयक, कम्यूटेटर कैसे लिखा जाएगा, ए बी इज इक्वल टू ए बी माइनस बी, ऐसे रिप्रेजेंट होगा ए और बी का कम्यूटेटर। ठीक है, अब यहाँ से दो पॉसिबिलिटी बन सकती है कि ए और बी का कम्यूटेटर एक तो 0 हो जाए और एक ए और बी का कम्यूटेटर नॉन जीरो। तो 0 कब हो जब ए बी और बी ए की वैल्यू सेम हो जाए। तो अगर ये 0 हो रहा है तब तो ए और बी को कहा जाता है कम्यूटेटिंग ऑपरेटर्स, आपस में क्या होंगे वो कम्यूटेटिंग ऑपरेटर्स। और अगर ये 0 नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो कैसे होंगे, नॉन कम्यूटेटिंग ऑपरेटर्स। तो इन जनरल क्वांटम मैकेनिक्स में जो ऑपरेटर्स हैं वो नॉन कम्यूटिंग ही होते हैं, नॉन कम्यूटेटिंग। कुछ केस में कम्यूटेटिंग ही होंगे, इसको बाद में पढ़ेंगे। जैसे बात करें L² और Lx एंगुलर मोमेंटम वाला केस लें तो वो तो क्या होता है 0। तो इट मीन्स ये आपस में कैसे हो गए कम्यूटेटिंग। और इसमें जैसे अक्स पी एक्स आप चेक करोगे तो उनकी वैल्यू है वो 0 नहीं आएगी, यानी ये कैसे होंगे नॉन कम्यूटेटिंग ऑपरेटर्स। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि कम्यूटेटर की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कम्यूटेटर, प्रॉपर्टीज ऑफ कम्यूटेटर, क्रम विनिमय के गुणधर्म की कौन कौन सी प्रॉपर्टी फुलफिल करेगा वो। फर्स्ट, पहली प्रॉपर्टी एंटी सिमेट्री। एंटी सिमेट्री मीन्स ए और बी का अगर आप कम्यूटेटर ले रहे हो तो उसकी वैल्यू माइनस ऑफ बी और ए के इक्वल होगी। ये आप यहाँ से देख सकते हो। इसमें ए बी वाले में होगा ए बी माइनस बी ए और बी ए वाले में क्या हो जाएगा बी ए माइनस ए बी। तो माइनस साइन को मिलाओगे तब दोनों इक्वल होंगे। इसको क्या कहा जाएगा एंटी सिमेट्री। ठीक है, सेकेंड, इसमें देखो अगर ऐसा कंसिडर करूं मैं लीनियर प्रॉपर्टी ए ऑपरेटर है बी प्लस सी प्लस डी, इनका कम्यूटेटर है तो वो क्या होगा, पहले ए का बी के साथ कम्यूटेटर, इसका इसके साथ, प्लस ए का सी के साथ ए सी, प्लस ए का डी के साथ ए डी, इस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, थर्ड, हर्मिशियन प्रॉपर्टी की बात करें तो हर्मिशियन प्रॉपर्टी कैसे रिप्रेजेंट होगी, जैसे ए और बी दो ऑपरेटर हैं, इनका कम्यूटेटर हमने लिखा है और इसका हर्मिशियन डेगर से रिप्रेजेंट करेंगे तो वो क्या होगा, इनका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा बी डेगर और क्या होगा ए डेगर। ठीक है, ये हर्मिशियन प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट, इनके लिए और तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की बात करें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में जैसे ए है वो ऑपरेट हो रहा है ए और बी सी का कम्यूटेटर है तो क्या होगा, देखो पहले बी बाहर आएगा, बी लेफ्ट हैंड साइड में और होगा ए
सी प्लस इसमें सी इधर जाएगा ए बी और क्या होगा सी। इस टाइप से लिखा जाए। अगर ये इस टाइप का हो, जैसे मान लो ऐसे हो ए बी और सी हो, तो भी पहले ए इधर ले लिया तो क्या हो जाएगा ये बी सी प्लस बी राइट साइड में तो इसको इस साइड लेंगे तो ये होगा ए सी और क्या हो जाएगा बी। इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जैकोबियन प्रॉपर्टी, जैकोबियन गुणधर्म। वो कैसे लिखा जाएगा? ए पहले बी और सी का कम्यूटेटर है, उसका ए के साथ कम्यूटेटर प्लस बी का सी और ए का कम्यूटेटर के साथ ए बी सी ए और फिर सी का ए और बी का कम्यूटेटर है उसके साथ सी का कम्यूटेटर, इन सब का सम क्या होगा 0। इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है जैकोबियन प्रॉपर्टी। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी इसकी और बता देता हूँ। ऑपरेटर ए है, अगर उसका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल ए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर उसके साथ लिया जाएगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी 0। इस प्रकार हमने इस क्लास में आइगन वैल्यू इक्वेशन, उसके बाद में नॉर्मलाइजेशन, ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन और फिर कम्यूटेटर और कम्यूटेटर की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी किया है। आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।